This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा साहनी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। साहित्य संध्या की एक और अनुपम सुंदर कड़ी लाई हूं मैं आज आपके लिए। आज हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा का पिछले 200 सालों में कैसा विकास हुआ, इसके विकास में कौन कौन से चरण थे। इस बारे में बातचीत करेंगे हम अपने जागरूक भारतीय के सेगमेंट में लावण्या शाह जी के साथ। पर उससे पहले प्रस्तुत है आपके लिए हिंदी भाषा के बारे में कुछ और जानकारी और हमारे दर्शकों के सवाल के जवाब। दुनिया में ऐसा क्यों है कि कुछ देश और कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनमें एक ही भाषा बोलकर काम चल जाता है, और फिर कुछ देश और कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और फिर कुछ देश और कुछ समुदाय ऐसी हैं जिनमें कई कई भाषाएं और कई कई बोलियां बोली जाती हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं। यानी कि भारतीय समुदाय और भारतीय देश। भारत की इस विशेषता के बारे में आपको तब पता चलता है जब आप भारत से बाहर कदम रखते हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति जो बहुत लंबे समय तक अबाध्य रही है। For anyone who wants to get an understanding of how long our civilization and our culture has survived must look at languages and dialects that are spoken in the Indian nation and the Indian community. क्या बहुभाषीय होना हमारी जिंदगी को पेचीदा बनाता है? Does it complicate our life? Or does it enrich our life? या फिर ये हमारी जिंदगी को समृद्ध बनाता है? इस बात में मेरा मत ये है कि जो भी इंसान एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकता है वो एक से ज्यादा दृष्टिकोण अपना सकता है। हर भाषा एक दृष्टिकोण है। किसी भी भाषा का पनपना कोई आसान बात नहीं। एक भाषा तब जन्म लेती है जब कोई संस्कृति जन्म लेती है। इसलिए आप हर भाषा को एक संस्कृति मानें। इसलिए अगर आप एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं तो आप ये बात मान लीजिए कि आपने अपने अंदर कई संस्कृतियों को समो लिया है। आप में इतनी ताकत है कि आप कई दृष्टिकोण, कई संस्कृतियां अपने अंदर समा कर चल सकते हैं। और भारतीय समाज की, भारतीय समुदाय की सुंदरता को देखिए कि शायद ही कोई भारतीय होगा जो एक ही भाषा बोलता होगा। चलिए आज के भारतीय जीवन और भाषाओं के उपयोग के बारे में थोड़ा और जानें। अगर हम आज के भारतीय जीवन को देखें तो आज के दौर में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करती हैं। क्षेत्रीय भाषाएं ज़्यादातर हमारे परिवार की, हमारे व्यक्तिगत जीवन की या हमारे सामाजिक जीवन की गति हैं। वहीं अंग्रेजी भाषा हमारे व्यापार और हमारे व्यवसाय की भाषा है, और हिंदी भाषा उन गतिविधियों, उन ज़रूरतों में उपयोग आती है जो हमें एक सूत्र में बांधते हैं, जैसे राजनीति, कला, मनोरंजन, खबरें और कुछ सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम भी। अब ऐसा भी नहीं है कि इन कामों में क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा नहीं आ सकती, पर हिंदी का इसमें मुख्य स्थान है। बट लेट मी कैविएट दैट। एक और बात मैं आपको कह दूं, हिंदी के साथ साथ कुछ और भाषाएं भी हमारी इन ज़रूरतों को पूरा करती हैं, पर उनका ज्योग्राफिक इम्पैक्ट कम है। आप में से कुछ लोग ये सवाल उठाएंगे कि सूत्र, संपर्क और संयोजन की भाषा, यानी कि हमको जोड़ने की भाषा, हिंदी ही क्यों हो? ये भाषा अंग्रेजी भी तो हो सकती है।
ज़्यादातर भारतीय अंग्रेज़ी बहुत अच्छी तरह बोल और समझ लेते हैं। इस बात पर मैं ये कहूँगी कि आप तसव्वुर करके देखिए, आप इमेजिन करके देखिए कि अगर हम हिंदी हटाकर अंग्रेज़ी में जुड़ना शुरू कर दें, तो क्या हम उसी भाव से भारतीयों के साथ जुड़ पाएँगे? क्या हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता वही रह जाएगी? या आपको बहुत अननेचुरल और अप्राकृतिक नहीं लगेगा? मुझे ऐसा लगता है ऐसा करने से हमारी भारतीयता बिल्कुल ही कहीं खो जाएगी। भाषा किसी भी समुदाय की पहचान का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। हमारे पिछले एपिसोड पर हमारे एक दर्शक ने एक सवाल भेजा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने के लिए और एक गहरा सवाल भेजने के लिए। आपके सवाल पर मेरा क्या मत है, देखिए। 13वीं और 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने ये पद लिखा जो बिल्कुल हिंदी मालूम होता है। गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने भई रैन चहुदेस। जी हाँ, ये बिल्कुल हिंदी मालूम होता है, पर बहुत संभावना है कि ये अरबी लिपि में लिखा गया था। हालांकि अमीर खुसरो फारसी और संस्कृत दोनों जानते थे, पर उनका ज़्यादा साहित्य फारसी में था और फिर हिंदवी में। अब हिंदवी वो एक भाषा है जिसमें से उर्दू और हिंदी दोनों निकल कर आई हैं, पर हिंदवी लिखने वाले फारसी लिपि का ज़्यादा उपयोग करते थे। हिंदवी ने आगे चलकर रेख्ती को जन्म दिया, जिसमें 17th एंड 18th सेंचुरी में मीर और मिर्ज़ा गालिब जैसे शायरों ने शायरी करना शुरू किया और वे सब अरबी लिपि का इस्तेमाल करते थे। पर आज की जो हिंदी है उसकी एक बहुत बड़ी दूसरी जड़ है और वो है खड़ी बोली, जो अपभ्रंश, अवधी और ब्रज और बाकी बोलियों से उपजी है। ये सब भाषाएं देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करती थीं। हमने हिंदी के जन्म की अवस्था को वो अवस्था माना है जब हिंदी जैसा भाषा का रूप देवनागरी लिपि से मिला और इस संगम का साहित्य आगे बढ़ा और विकसित हुआ। और साथ ही इसका संस्कृताइजेशन हुआ, यानी कि इसमें संस्कृत के शब्दों का तेजी से प्रयोग हुआ। और ये सब लेट 17th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी में हुआ। जागरूक इंसान वो है जो अपने आसपास हो रही गतिविधियों की तरफ ध्यान देता है, उसके बारे में गहराई से सोचता है और अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो उसे सुधारने की कोशिश करता है या कम से कम उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करता है। तो पेश है आपके लिए लावण्य शाह जी के साथ किया गया विचार विमर्श, उसका भाग 2। 19वीं और 20वीं सदी में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से चरण आए इसके विकास में, इस पर करेंगे गहराई से बातचीत उनके साथ। लावण्य शाह जी एक कवयित्री हैं और अटलांटा जॉर्जिया में स्थित हैं। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। तो चलिए, भाषा और साहित्य का चोली दामन का साथ है और मैं समझती हूँ कि इस बारे में शायद कम लोगों को पता होगा हाँ कि 19वीं और 20वीं सदी में जी हिंदी साहित्य में हम्म कौन से फेजेस आए या जिन्हें हम युग कहते हैं, जी इस बारे में अपना मत दीजिए। अच्छा धन्यवाद, आपने मुझे इतना बड़ा दर्जा दिया है। जो मैं जानकारियाँ इकट्ठा कर सकी हूँ उसी के आधार पर ये सब आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। विश्व का कोई भी साहित्य हो जो अपनी भाषा में रचा जाता है, तो आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि चोली दामन का साथ है, वो सही है। और 19वीं सदी से 20वीं सदी तक हिंदी साहित्य ने विश्व के अनेक जगमगाते बुद्धिजीवी दैदीप्यमान नक्षत्रों को उभारा। ब्रिटिश राज्य के भारत को हड़प करके उस पर हुकूमत करने से भारत को कई सारी नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और ये एक नया युग था जिसमें संघर्ष और साथ में सामंजस्य, मतलब एक दूसरे से कैसे भारतीय लोग उस अवस्था में भी किस तरह मिलजुल कर रहें, आगे बढ़ें, जीवन अपना गुजारें, उसके कई सारे रूप
सामने आए और इस नई युग चेतना के संवाहक के रूप में हिंदी या खड़ी बोली गद्य का बहुत व्यापक प्रसार और प्रचार हुआ इस अरसे में। 19वीं सदी में। जी, और आर्य समाज जैसी तथा दूसरी जो सांस्कृतिक आंदोलन चल रहे थे भारत की भूमि पर, उन्होंने भी हिंदी गद्य को बहुत आगे बढ़ाया। अब खास हम बात करें हिंदी भाषा और साहित्य के आरंभिक रचनाकारों का परिचय लें तो उसकी विकासमान परंपरा के प्रवर्तक, आधुनिक युग के प्रवर्तक सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि भारतेंदु जी हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र। जी, और उनके लिए पापा जी ने एक बहुत सुंदर छोटा सा लिखा है, वो मैं आप पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। जरूर। पूज्य पापा जी नरेंद्र शर्मा ने हिंदी भाषा और काव्य पर यह लिखा है। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण। और पंत जी ने कहा कि हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का हम पुण्य स्मरण करें। और भारतेंदु जी आधुनिक हिंदी भाषा की भावना और आधुनिक साहित्य के स्वभाव के उद्घाटक थे, यानी जो हिंदी भाषा का स्वभाव था उसको उन्होंने खोल दिया। जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य के अग्रदूत इसीलिए उनको कहा गया। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, उसके प्रस्फुटन से हिंदी भाषा का श्री गणेश हुआ और इसे अनिरुद्ध भाव का स्फोट कहते हैं। कहा जाता है कि जब वे 5 वर्ष के थे, बालक हरिश्चंद्र ने जो भावी भारतेंदु बनेंगे हिंदी के प्रथम उद्घाटक, उनके लिए उन्होंने एक छोटी सी रचना 5 वर्ष की आयु में की थी। ये किसी होनी अनहोनी उसकी पूर्व सूचना के समान थी, तो अनिरुद्ध भाव के बिंदु पर ही केंद्रित थी ये बात। ले ब्योड़ा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। ये उन्होंने 5 वर्ष की आयु में लिखा था। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण आत्मा हैं, बलराम जीव होता है, प्रद्युम्न मन होता है और अनिरुद्ध हमारा स्वभाव है। तो भारतेंदु युग में प्रगतिशील हिंदी काव्य ने देश काल के अनुरूप ही प्रेम और समाज सुधार को अपना विषय बनाया और इन प्रगतिशील देशभक्त कवियों के पहले उत्थान में हिंदी काव्य को दिशा और गति भारतेंदु ने दी। ये पंडित नरेंद्र शर्मा उनका लिखा हुआ है जो मैंने आपको। बहुत अच्छी समरी है। जो भारतेंदु युग था वो अप्रोक्सीमेटली 1850 to 1900। करेक्ट। एंड उस समय जैसे आपने कहा कि हिंदी भाषा अपने स्वभाव में आ गई और उसमें जो उनकी उन्होंने जो साहित्य की विधाएं हैं वो हिंदी में वो लेकर आए। और उन्होंने वो सब फ्लेवर्स, वो सब चीजें जो एक मैच्योर लैंग्वेज को मैच्योर करने के लिए लाई जाती हैं, वो उस काल में भारतेंदु जी लाए। और and I think he is the only one who shoulders that entire phase. Yes. यानी जो बिगिनिंग हुआ उसका, हिंदी भाषा का स्फोट हुआ, उन्होंने हिंदी भाषा को सबसे पहले जैसे बीज रोपा जाता है वो दिया। और उसके 19वीं सदी पर जब हम आ जाते हैं तो उन्होंने हिंदी साहित्य को समकालीन जीवन से उसका क्या जो घनिष्ठ संबंध है वो स्थापित किया। और संक्रांति और ये नव जागरण का युग था और नई जो रचनाएं आ रही थी सामने, वे देशभक्ति, समाज सुधार, उसकी भावना से परिपूर्ण हुआ करती थी। और कई नई परिस्थितियों से टकराहट हो रही थी, राजनीतिक सामाजिक व्यंग, उस प्रवृत्ति भी उभरी। और इस समय की गद्य में जो बोलचाल की भाषा हिंदी की थी उसमें बहुत सजीवता थी एक तरह की 19वीं सदी की हिंदी में। हाँ जी। और उसमें सबसे अधिक लिखे गए थे वे थे निबंध, जो व्यक्ति प्रधान थे, विचार प्रधान थे और वर्णनात्मक अधिक हुआ। हाँ जी। The descriptive, yes. ऐसा टेक्स्ट लिखा गया ज्यादा। लिखा गया जी। और यथार्थवादी दृष्टि और नए शिल्प की विशेषता हम
श्रीनिवास दास नाम के जो लेखक थे उनकी राइटर। किताब है परीक्षा गुरु, उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। और जो आप तिलिस्मी उसकी बात कर हाँ रही जी। हैं साहित्य की, उसमें हाँ, आता हाँ। है देवकी नंदन खत्री का जो चंद्रकांता, उनकी जो उपन्यास उन्होंने लिखा था वो तिलिस्मी भाव लिए था। तो कई लोगों ने तो हिंदी चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। सीखी। इसमें नाटक, सामाजिक प्रहसनों, यानी हंसने के स्किट्स जैसे होते हैं वो भी हाँ बने। जी, हाँ जी। उसमें दूसरे जो हैं उनके नाम कुछ मैंने खोजे तो प्रताप नारायण मिश्र जी, श्रीनिवास दास, वो भी वहाँ के उस समय के प्रमुख नाटककार हुआ करते थे। दूसरी क्या हुआ कि एक तो सामान्य काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्वीकृति, और दूसरे हिंदी गद्य का नियमन और परिमार्जन हुआ। यानी परिमार्जन उसको कहते हैं जिसको रिफाइनमेंट कहेंगे, बहुत अच्छी तरह से उसे आगे किया गया। उसमें एक सशक्त योग दिया सरस्वती पत्रिका ने, जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी। उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया, इसी कारण इसे द्विवेदी युग कहा गया। हाँ जी। और द्विवेदी जी और उनके कई सहकर्मी थे जो साथ काम करते थे, उन्होंने हिंदी गद्य की अभिव्यक्ति क्षमता को खूब विकसित किया। निबंध के क्षेत्र में द्विवेदी जी के अलावा अन्य लोग थे, बाल मुकुंद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, पूर्ण सिंह जी, पद्म सिंह शर्मा जी, उनका भी नाम काफी उल्लेखनीय है। हाँ जी। और कौशिक नाम के एक थे कथाकार, उसके सिवा प्रेमचंद जी और प्रसाद, उन्होंने भी गद्य रचना भी बड़ी सशक्त की है, जयशंकर प्रसाद जी ने। हाँ तो जी। उसकी संशोधनवादी और मर्यादानिष्ठ आलोचना अनेक समकालीन साहित्य को उसने पर्याप्त रीत से प्रभावित किया। उसमें थे मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र जी, पद्म सिंह शर्मा जी, वे भी दूसरे भाषा में जो गद्य लिखा गया, जो साहित्य की रचना हुई, उसके समीक्षक भी थे उस हाँ जी। वक्त, वो होने लगे। और सुधारवादी आदर्शों से प्रेरित होकर अयोध्यासी उपाध्याय जी ने प्रिय प्रवास में राधा को एक लोक सेविका, उसका रूप उन्होंने प्रस्तुत किया और खड़ी बोली के विभिन्न रूपों के प्रयोग में निपुणता प्रदर्शित की। उसी समय आगे देखें तो मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारतीय में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, उसका स्वर मुखर किया। और साकेत में उनका जो महाकाव्य, उसमें उन्होंने उर्मिला जी की प्राण प्रतिष्ठा कर दी मानो। हाँ, उर्मिला जी। और आई थिंक उनका एक और वर्क है ऑन यशोधरा। यशोधरा के ऊपर भी है, हाँ उसकी जी। समीक्षा एक बार पापा जी ने लिखी थी, वो उसके दैट बारे इज अ में। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि यस, इससे पहले जब हम बौद्ध धर्म की बात करते थे तो सारा जो फोकस था वो गौतम बुद्ध के कैरेक्टर पे था, उनकी जीवनी पर था। बट जी, ही वाज द फर्स्ट वन हु ब्रॉट टू लाइट व्हाट यशोधरा वेंट थ्रू। राइट। उसका भी कितना बड़ा बलिदान उसने दिया कि जिसकी वजह से बुद्ध बने, गौतम। बुद्ध बने। हाँ, गौतम राजकुमार बुद्ध के जगह पर कैसे आसीन पहुंचे। थे। हाँ। और आज पूरे विश्व में पूजे जाते हैं वो गौतम बुद्ध। तो उसके पीछे जो प्राण थे या तो संजीवनी शक्ति थी, वे यशोधरा जी थी। यशोधरा थी। जी, ये साइलेंट कंट्रीब्यूटर्स थे, जैसे कंट्रीब्यूशन। उर्मिला जी भी यस, वही थी, उसी तरीके की। यस, यस। लक्ष्मण जी तो चले गए राम जी के साथ, पर उर्मिला जी की क्या उर्मिला जी, हाँ। दशा हुई। हिज फोकस वाज ऑलवेज कि जिस चीज को हमने नहीं देखा, जी, जो लोग चुपचाप रहकर दूसरों को इनेबल करते हैं, दूसरों के सक्सेस को सक्सेस बनाते हैं, जी, जी, यू नो, सो इट गिव्स अस दैट पर्सपेक्टिव। वो दृष्टिकोण हमें उन्होंने दिया, उस उन लिटरेरी वर्क से हमें वो दृष्टिकोण दिया। और भारतीय स्त्री की जो महत्ता है, उसने जो युगों युगों से भारत की स्त्री, महिला, पत्नी, उसने जो अपना प्राणोत्सर्ग किए हैं समाज की सुरक्षा के हाँ लिए, जी। बच्चों के लालन पालन में, पालन के लिए। पति के लिए उसकी आगे बढ़े उसका कार्य, उसमें जो स्त्रियों की भूमिका होती है,
उसके प्रति ये श्रद्धा सुमन थे उन दोनों हाँ कवियों। जी, इस प्रकार हम कह सकते हैं उनके लिए, है ना? हाँ तो जी। तो हुँ, 1850 टू 1900 हुँ, भारतेंदु युग में the language started to get more developed with different with adding prose to it, adding poetry to it, and bringing all different flavors. But 1900 to 1920 brought in another level of maturity, क्योंकि राइट? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक पत्रिका शुरू की जो आपने बताया, और ऑल द सरस्वती वर्क हुँ, वो हमारी भाषा थी एक डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटी तक पहुंची इन टर्म्स ऑफ दी जो जो टॉपिक्स थे जिन पर लिखा गया, और जिस तरह से जैसे आपने कहा रियलिज्म भी आया, उसमें तिलिस्मी फ्लेवर भी था, उसमें हास्य भी था, ऑल दोज फ्लेवर स्टार्टेड जी, टू मैच्योर हिंदी। जो जो हर विश्व का साहित्य आप कहीं से भी उठा लें तो था। और उस पॉलिटिकल सिचुएशन में जो हमारी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी, जब जी, हमारे हम पर ब्रिटिश हुकूमत थी, जी, तो इवन इन दैट सर्कमस्टेंस जी, the language was born and language was developed and taken through all these phases. यस। And yes, सभी जो अपने भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, वो साहित्यकारों ने अपने-अपने तरीके से, अपने व्यक्तित्व से, अपने साहित्य से उन्होंने अपना-अपना बहुत सशक्त योगदान दिया उस वक़्त हिंदी के लिए। और 1920 से अब हम 1940 तक आएँ, तो उसमें सबसे सर्वाधिक लोकप्रियता उपन्यास और कहानी विधा को मिली। साहित्य में भी जो प्रकार होते हैं, उपन्यास, फिर हाँ जी, कहानियाँ और भी तरह के निबंध, हाँ, ऐसे कई तरह के होते हैं, उनमें प्रेमचंद जी सबसे प्रमुख सबसे विजेता हैं। अग्रिम। उनकी हर कथा में भारत का जो परिवेश था, मैं ये नहीं कहूँगी कि महज़ ग्रामीण परिवेश, परंतु शहरों का, कस्बों का, भारतीय परिवारों का, महिलाओं का जो महिलाओं का, वो उन्होंने आगे बढ़ाया और उसका ऐसा सुंदर रेखाचित्र हमारे आँखों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिसका आज तक हम कहेंगे वो विश्व के किसी भी साहित्य के से टक्कर में कम आ सकता है, यू नो? जो वो इतना ही सुंदर है, बहुत हाँ ही जी। और जो जैसे जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग है प्रेमचंद के साहित्य में, वो ये कि ये आज भी आप उन्हें पढ़ें, उन कहानियों को पढ़ें तो वो रेलेवेंट है। ये तो है ही कि वो उस समय के जीवन के बारे में बताते हैं, जी, पर जो उनकी नायिकाएँ हैं, जी, ऑल्दो हमारी जो सोसाइटी थी वो वुमेन के लिए आइडियल नहीं थी, जातिवाद भी था, जी, और पर फिर भी उन कंस्ट्रेंट्स में हाँ, जो उनकी नायिकाएँ थीं, दे वर इंडिपेंडेंट थिंकर्स। यस, यस, वो उन कंस्ट्रेंट्स में भी अपने डिसीजंस लेती थी, अपना व्यू पॉइंट आगे रखती थी। देयर वर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज़ कैरेक्टर्स दैट जस्ट फॉलोड ब्लाइंडली, नो, यू नो? दे वर नॉट, नहीं एंड दैट्स उन्होंने द उन्होंने पावर। रियलिज़्म पूरा लिखा पूरा है। रियलिज्म था। तो वो मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम विमेन को मोटिवेट करने के लिए नहीं था, वो रियलिज्म भी था कि हाँ, विद इन द कंस्ट्रेंट जो नायिकाएँ थी, जो इंडियन वुमेन थी, इट वाज़ स्टिल एन इंडिपेंडेंट थिंकर, यस यू नो? और उनका परिवार में क्या महत्व था उसके लिए उन्होंने कभी जैसे कि कोई ऐसा भी विभाजन नहीं रखा कि ये हिंदू कहानी है या मुसलमानों की हाँ कहानी जी, हाँ। है। और सभी के बारे में उन्होंने उतने ही स्नेह से सिर्फ आप ऐसा समझिए कि जैसे हमारे पास अगर कोई दूरबीन हो और उसमें हम उसको फ़ोकस कर दें वहाँ पर, तो हाँ, आपके सामने उस परिवार का पूरा जैसे उसका सीन होता है, वो पूरा समाज वीडियो, के हाँ, घर में, वो आपके सामने आँखों के आपके सामने सामने। आ जाए। वो और उन्होंने किया अपनी हाँ। कहानियों में। हुँ, और लावण्या जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं उनकी नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि व्हाट वी सी ऑफ इंडियन वुमेन एंड इंडियन फैमिलीज टुडे इज रिफ्लेक्टेड वेरी एप्टली इन द बेस, हाँ, कि क्योंकि वो देखिए ये जब टीवी वग़ैरह नहीं थे, आज का जो है समय ये अपना आईफ़ोन एंड हाँ, जो भी ऑल द
तब जितने भी संभ्रांत या मैं कहूँ अच्छे परिवार हुआ करते थे, वे लोग काफ़ी अच्छी किताबें लाकर पढ़ा करते थे। उनके घरों में पुस्तकालय काफ़ी अच्छा हुआ हाँ करता जी, था। तो लोग पढ़ते थे, स्त्रियाँ भी अपने दोपहर के टाइम में जब उनको समय मिले वे भी पढ़ती थी पढ़ती कहानियाँ, थी। हाँ जी, बहुत साहित्य पढ़ती थी और उन्होंने अपने परिवारों का जो था कार्य वगैरह वो तो अपना सँभाल के रखा और साथ में उन्होंने अगली जो पीढ़ी उनके बच्चे हुए, उन लोगों को भी संस्कार देकर परिमार्जित किया, बिल्कुल, उन बिल्कुल। महिलाओं ने। तो ये बहुत बड़ा कार्य एक तरीके से हुआ उनके समय में। तो वो हाँ जी, कॉन्ट्रिब्यूशन तो हम आज भी उन्हें परम श्रद्धा से याद करते हैं और कहते हैं कि प्रेमचंद जी जैसी कहानियाँ, जैसे बंकिम चंद्र ने बंगाल में लिखी, हाँ वो जी, काफ़ी दिल को छूती हुई कहानियाँ हैं अब भी, और अब बहुत सशक्त हैं सारी। वैसे आप देख लीजिए जितनी भी भारत की जो 22 भाषाएँ मैंने कहीं, उसमें मलयालम ले लीजिए या गुजराती ले लीजिए, सभी में बहुत मराठी ले ली। उच्च कोटि हाँ, का उनका मराठी साहित्य अपना जो साहित्य है बहुत सशक्त है। जी, जी, उच्च कोटि का साहित्य सभी भाषाओं में रचा गया है। पर हम हाँ लोग जी, बात आज कर रहे हैं हिंदी की, तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी के नाटक भी थे, वे एक नवीन धरातल पर पहुँचे और हिंदी की आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने सूरदास, तुलसीदास और जायसी उनकी जो साहित्य था उनका, उसकी सूक्ष्म भाव स्थितियों को और कलात्मक विशेषताओं का बहुत मार्मिक उद्घाटन किया। उन्होंने ये समीक्षा की और साहित्य के सामाजिक मूल्यों पर बल दिया और दूसरे आलोचक थे नंद दुलारे बाजपेयी जी, डॉक्टर नवीन नगेंद्र जी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हाँ, मैं आपसे एक चीज़ पूछना, आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया अभी। जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी पहले वो थे लेखक जिन्होंने हमारी जो पुराने टेक्स्ट को की समीक्षा या आलोचना की थी। ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन। यानी उन्होंने उसके जो मार्मिक भाव थे उसको उभारा उस उनको वक़्त उभारा। रामचंद्र शुक्ल जी। इसीलिए उनकी आज भी कविताएँ हम उनकी जो पुस्तक है, साहित्य है, जो उन्होंने प्राचीन साहित्य की विवेचना की है, उसे पढ़कर हम काफ़ी कुछ बातें और गहराई से जान ये सकते हैं। समझ पाते हैं। जी। सो हिज एनालिसिस वाज़ द की मेरे एनालिसिस दैट इज़ स्टिल रेफरेंस्ड टुडे। यस बहुत ही उन्होंने एक नई बात की थी और ये हिंदी साहित्य को इस तरीके से उन्होंने समृद्ध किया। हाँ जी, हाँ जो जी। पुरानी बातें थी उसको भी आधुनिक काल में ला करके उसका क्या महत्व है, कहाँ रोशनी डालनी चाहिए, वो उन्होंने वो अपने कनेक्शन, साहित्य में ही किया। बिल्ड द कनेक्शन। जी, तो ये तो पहला भारतेंदु काल था 1850 टू 1900, 1900 टू 1920 द्विवेदी युग था। उसके हाँ, बाद का जो युग है उसे हम छायावाद कहते हैं या एज ऑफ रोमांटिसिज्म, करेक्ट। जहाँ पे पंडित नरेंद्र शर्मा जी हमारे प्रमुख कवि रह चुके कहना हैं। चाहते हैं, हाँ, तो पहले आप हमें जो एज ऑफ रोमांटिसिज्म यानी कि छायावाद के बारे में थोड़ा बताइए और फिर जी, नरेंद्र शर्मा जी के बारे में। हाँ। अ, 1940 से हम कहें तो छायावाद का कालखंड आता है। इसके पहले कविता जो लिखी जाती थी, इसके पहले वे वस्तुनिष्ठ हुआ करती थी, जिसे अंग्रेजी में हम कहें तो ऑब्जेक्टिव कहते अच्छा। हैं। वे उस प्रकार की थी हुँ। और अब हिंदी कविता भावोन्मुख हुई, भावों की तरफ मुड़ गई। इमोशंस में आ गई। और कवि हृदय में उमड़ते भावों को स्वच्छंद विचरण करने के लिए मानो सुकुमार कलात्मक पंख मिल गए और छायावादी कवियों के बिंबात्मक छवियां कल्पना की उड़ान लेकर ऊंचे ऊंचे उड़ने लगी और उनकी सौंदर्यात्मक चेतना के संवेग से संबल पाकर के प्रकृति जो नेचर है उसकी लुभावनी छवि कविताओं में साकार होने सामने लगी। आ और हिंदी भाषा की कविता में अभिव्यक्ति क्षमता अब चरम छूने लगी। उसमें छायावादी शैली के जो सबसे प्रसिद्ध नाम हैं और पूजनीय हैं, वे श्रद्धेय जयशंकर प्रसाद जी, आदरणीय श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी, श्रद्धेय सुमित्रानंदन पंत जी, आदरणीय श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एवं महियसी महादेवी जी। ये 4 आते हैं नाम। उसके बाद को
ये भी कहते हैं उत्तर छायावाद। उसमें कवि नरेंद्र शर्मा, श्री नवीन जी तथा श्रद्धेय बच्चन जी, उनकी तिलड़ी उसको कहते हैं, वो आती अच्छा, है। और तिलड़ी। तिलड़ी इलाहाबाद कहलाने वाले 3 नदियों के पवित्र संगम स्थल पर शताब्दियों से बसे आज जो प्रयागराज हम जिसे कहते हैं, वहां पर इस सांस्कृतिक शहर में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की आरंभिक काल की कविताएं प्रसिद्ध हुई और हिंदी साहित्य की गणमान्य जो पत्रिका सरस्वती थी उसमें तथा चांद में उनकी पहली कविताएं छपी थी। तो अब करंट एरा में अगर आप आए तो जी, ना ही आई वुडंट से कि उतना लोगों का इंटरेस्ट है जितना हो सकता था या होना चाहिए था। सही कह रही हैं, क्योंकि और लोग अपने काम-काज से जुड़ी जो चीज़ होती है उसको पहले अपना लेते हैं ना, ये हाँ बात। जी, हाँ। तो इसमें मुझे लगता है कि एक तो जो जिस तरह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसको ठीक से एस्टैब्लिश नहीं करता है, हाँ, उसको डेप्थ में नहीं पढ़ाता है। जी, और कुछ आप ब्लेम कर सकते हैं ऑथर्स को भी, उतने अच्छे ऑथर्स भी नहीं आए सही कि बात। इसको और जैसे जैसे साइंस है, रिसर्च है, इंटरनेट की जो है पूरा जो हाँ नया जी, युग आ गया है, तो उसके लिए अभी इतनी भी कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए कि लोग समझ ही ना पाएँ, हाँ, हाँ है जी, ना? हाँ कि जी, आपको या जो निर्देशन मिल रहे हैं कि जो आपके लिए लॉज़ लिखे गए हैं कि भैया इस तरीके से आप इसको इसको उपयोग में लाइए कंप्यूटर को या कुछ, उसकी भाषा भी बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। समझ और जाएँ, समझ सके लोग सब। उसके साथ-साथ जब हिंदी पढ़ाई जाती है, तो हुँ, वोकैब्युलरी अगर बिल्ड की जाए सिटिज़न्स की, तो हाँ, वहाँ एक वो गैप जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जिस लेवल पे हिंदी पढ़ाई जाती है, वो लोगों की वोकैब्युलरी उतनी नहीं बिल्ड बिल्ड की जाती, एंड जी, देन जो उसका जो आप कह रहे हैं, जो जिस तरह से उसका उपयोग होता है, वो कई बारी इतनी क्लिष्ट होती है, इतनी अ, जैसे विज्ञान है या तो अनुसंधान है, खोज है, परीक्षण है, उसमें कितने सारे इतने क्लिष्ट शब्द होते हैं, उसके शब्द हैं, उसको जितना सरल किया जाए तो वो ज़्यादा लोगों को अपने में जोड़ सकेगी। समेटेगी। ऐसा मेरे हाँ, मेरे हाँ। मेरा अभिप्राय इस तरीके से है कि लोगों को सुविधा होनी चाहिए उस चीज़ की, और जब कमाने के ज़रिए हिंदी भाषा से जुड़ जाएँगे, तब लोग अपने आप उस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। बढ़ेंगे, हाँ, जो बिल्कुल। भारतीय समाज है, पढ़ा-लिखा वर्ग है, वो एलीट क्लास जिसको हम कहते हैं, वो लोग अपने को अंग्रेजी भाषा बोलकर बहुत महत्वपूर्ण हाँ, समझते हैं। वो उस बारे में थोड़ी बात करनी ज़रूरी है। वो जो एक प्रिटेंस है, हाँ, एक जिसे कहते हैं कि एक खोखलापन है, हाँ, कि आप इसे अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड माने जाते हैं, प्रोग्रेसिव माने जाते हैं। ये जो एक भाव आ गया हुँ, हमारे देश में, हाँ। ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ इस बात का प्रतीक नहीं है कि हम हिंदी भाषा को अपनाना नहीं चाहते, ये खोखलापन हमारे ही अंदर है हाँ, कहीं, हमको कि हम उसको सुधारना पड़ेगा कहीं पर, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके लिए जो जो भी पढ़े-लिखे हैं या तो चिंतक लोग हैं, उनको आगे आके कि हम किस तरह इसे समृद्ध बनाएँ और हाँ किस जी, तरह उसको सक्षम बनाएँ, कैसे हम उसको संबल प्रदान करें, उस पर भी विचार काम करना करके ज़रूरी काम है। करना पड़ेगा, हाँ जी, तब वो जा मुझे लगता है कि हमारी प्रगति में कहीं छूट गया। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि क्या हुआ 47 से जब भारत को बिल्कुल स्वतंत्रता मिली, तो ओवरनाइट हो गया पूरा चेंज, और हाँ जो जी, जो ब्रिटिशर्स थे, जो हमारे शासक वर्ग था, वो तो भारत छोड़कर चला गया, किंतु उसकी जगह पे जो आईएएस ऑफिसर्स आए या तो और लोग आए जो पीछे से सारा भारत को किस तरीके से चलाया जाता है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव कहेंगे, सर्विसेज़। हाँ जी, वो सारी अंग्रेज़ी के ऊपर ज़्यादा अ, अपना रखती हैं भार। तो उसकी वजह से ये जो क्लास था जिसको हम कहेंगे एलीट क्लास, उन्होंने उसको पकड़े रखा बिल्कुल, कि इसी से उनका काम चलता रहा आगे। पर अब इस नए भारत में जो आज का समय है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो मोदी जी हैं,
प्रधानमंत्री उनके भी है इच्छा, वो भले गुजराती भाषी हैं स्वयं और हिंदी बोलते समय भी उनका थोड़ा स्वर आ जाता है गुजराती टच का उनकी भाषा में, पर फिर भी वे खूब प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह के हम भारत को जोड़ें। पर इसमें एक ये भी आता है कि मैं ये भी नहीं मानती कि जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उनका महत्व हम नकार नहीं सकते, नहीं नकार सकते, क्योंकि बिल्कुल नहीं। संस्कृत के साथ ही तमिल भी भाषा बहुत प्राचीन है, भारत की एक हाँ प्राचीन जी, हाँ जी। है और उनका भी अपना पूरा साहित्य है, सब कुछ है। तो ये तालमेल बिठाकर सामंजस्य रखकर किस तरह हम आगे बढ़ें, उसके लिए कई विद्वान लोगों ने बहुत काम किया है। जैसे जयरामन जी भारतीय विद्या भवन के संचालक थे, वे और उनकी पत्नी तमिल भाषी होने के बावजूद उन्होंने हिंदी के लिए काफ़ी काम किया और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े जितने भी चीज़ें होती थी भारतीय विद्या भवन में, उसमें भी वे सक्रिय रहे, सक्रिय रूप से काम किया, कई पुस्तकें लिखी। उनकी पत्नी थी तुलसी जी, वे भी उन्होंने भी बहुत योगदान दिया। पर ये ऐसे बिरले लोग हैं, कुछ-कुछ हाँ, हर जगह। और लोगों की ज़रूरत है इसमें और जो हमारी भाषाएँ जो रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही हमारे बिल्कुल, देश में। पर जहाँ हिंदी आती है, वो एक लैंग्वेज ऑफ कनेक्शन है, जी, एक जी। कॉमन थ्रेड हाँ, है। हाँ, और अगर हम ये सोचें कि वो कॉमन थ्रेड हिंदी ना होके इंग्लिश होगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि जी, अंग्रेजी भाषा वो सब नहीं लेके आ सकती, वो सब भावनाएँ नहीं लेके आ सकती, वो सब एंगल्स नहीं लेके आ सकती और जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारी ज़िंदगी के साथ वो लूज़ हो जाता है। सही बात है। अ, तो हिंदी का भाषा है महत्व नहीं, भाषा सिर्फ व्यवहार या एक-दूसरे के संपर्क में आकर बातचीत करने का उतना ही महत्व नहीं होता, नहीं है। उसका बहुत बड़ा होता है योगदान भाषा इट्स का। एक्सटेंशन ऑफ आवर हाँ, कल्चर। या कल्चर, यस, यस। एब्सोल्युटली। जैसे हमारी संस्कृति है, उसका संवाहक हम कहेंगे, वो बन जाती है भाषा, है ना? तो और कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, हिंदी नहीं बोल सकते, पर हमारे अंदर इन दोनों भाषाओं को बैलेंस करने का और उन दोनों को अपने अंदर समोहित करने का कि एक पावर होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए। ये प्लेटफ़ॉर्म से भारत एफ़एम के लिए जो आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, उसमें आपने ये जो सारे विषय चुने और हिंदी के लिए जो आप रिसर्च कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो भी कहीं न कहीं आगे जाके बहुत काम में आएगी ये कड़ियाँ सारी। मैं अ, आशा करती हूँ, मेरा ही मेरी दिली प्रोग्राम इच्छा नहीं, है। और भी आपने कई प्रोग्राम्स किए हैं, तो उन सब की मैं बात कर रही हूँ कि आप जैसे युवा पीढ़ी के लोग भी अगर अपना-अपना योगदान देंगे, तो हाँ ये जी। जो सुनकर भी लोग विचार कर सकते हैं इन हाँ इन जी। विषयों पर, है हाँ। ना? तो ये और व्यापक होगा फिर। और मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि हम जी। इतने 5000 मील दूर हाँ, हाँ। आकर हम हुँ, अब अगर हम इसे इतना ज़रूरी नहीं समझते, तो आज आप और मैं बात नहीं कर रहे होते इस बारे में। सही बात है, सही बहुत महत्वपूर्ण बहुत घटना है। हाँ जी। और उसके लिए आपने जो बातें की थी, मैं आपकी माताजी के योगदान को, आपकी मम्मी के, उसको भी प्रणाम करती हूँ। उन्होंने थैंक यू भी जी। बहुत काम किया है, उसके बारे में जो आपने मुझे बताया और वे जुड़ी हुई थी ना हिंदी की शिक्षा से। बिल्कुल, बिल्कुल और मैं जो आज कर रही हूँ उसकी इंस्पिरेशन वही है। तो हम आज उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए याद करते जी, हैं। शुक्रिया। भगवान से उनकी कृपा और मार्गदर्शन आपके जीवन में बना रहे हमेशा। लावण्या जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण रोशनी देने के लिए हिंदी भाषा के बारे में। जी, कहीं भी बोलने में यदि कुछ कहीं गड़बड़ रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप सब लोग सेफ रहें, खुश रहें, ये मेरी शुभकामनाएँ भेज रही हूँ और आपका बहुत धन्यवाद, जो आज आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके साथ आकर इस गंभीर चर्चा में हम लोग कुछ नए मुद्दे ला सकें लोगों के सामने, तो ये हमारा सौभाग्य होगा इस बार। तो बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा। थैंक यू। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा।
ये भी आशा करती हूँ कि आज जो हमने वार्तालाप किया और जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई, उसने हिंदी भाषा के आपके ज्ञान पर थोड़ी रोशनी डाली होगी। आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें, हिंदी साहित्य को और हिंदी भाषा को अपने जीवन में ज़रूर जगह दीजिए। मैं अगले हफ्ते आपके सामने फिर हाजिर होंगी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।